अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः मार्गशीर्षकृष्ण द्वादशी दिनांक 8 जनवरी 2024। चरक प्रमेय चिकित्सित शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं सन् निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो समक्रियत्वात् यशमक्रियत्वात् महात्तयत्वात् च यथा क्रमन्ते। तो महात्तयत्व होने के कारण वातज प्रमेय असाध्य इस प्रकार के है, और विषम क्रियत्व उसमें भी लागू है कि विषम क्रिया उसमें भी होती है। और केवल कफज प्रमेय में विषम क्रिया नहीं होती, समक्रिया होती है इस प्रकार। तो इसलिए कफज साध्य, पित्तज कृच्छ्र साध्य और वातज असाध्य इस प्रकार के बताए गए हैं। अब व्यवहार में जो मिलते हैं, जिनको हम मूत्र परीक्षा पर आधार पर कोशिश करते हैं समझने की, तो ज्यादातर रुदक में इस प्रकार से ही मिलते हैं। तो उस दृष्टि से उसको देखना ज्यादा अच्छा होगा। सांद्र में सांद्र प्रसाद में ये भी हो सकते हैं थोड़ी हद तक, और कुछ हद तक इक्षु वाला जो है, इक्षु में है जो है, वो सोच सकते हैं। लेकिन ये बाकी जो प्रकार बताए गए हैं पित्तज मेह के या वातज मेह के, वो वास्तव में दिखाई नहीं देते हैं। ये बात सही इस प्रकार की है, तो बहुत रेयर इस प्रकार के केसेस होंगे। कफस्य पित्त पवनश्च दोषाः मेदोस्र शुक्राम्बुवसा लसीकाः मज्जारसौजः पिशितं च दुष्याः प्रमेहिणां विंशतिरेव मेहाः। तो अब कफा सपित्तः पवनश्च, कफ पित्त के साथ और वात दोष, ये मेद, रक्त, शुक्र, अंबु, वसा, लसिका। तो अंबु अलग किया है, लसिका भी अलग किया है इस प्रकार से। मज्जा, रस, ओज, पिशित, मांस, ये दूष्य है प्रमेहिणाम। तो बहुत सारे दूष्य प्रमेय में शामिल इस प्रकार के हैं। और फिर उन सभी को ध्यान में रखते हुए कैसा क्या उपयोग करना है और किस प्रकार से परहेज के बारे में बताना है, ये सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। तो मज्जा रस, रस तो ठीक है, ओजहा पिशितंच दुष्याः, नाही मगाशी तरी नव्हता आलं। और विंशतिरेव मेहाः, मेह 20 प्रकार के ही है। तो ये स्पेसिफिक है
कि जब इस प्रकार से ग्रंथकार बताते हैं तो अगर हमारा निदान प्रमेय है तो इसी में से किसी में बैठना पड़ेगा। अभी जो प्रचलन चल रहा है वो डायबिटीज को प्रमेह समझकर उसकी चिकित्सा, प्रमेह की चिकित्सा डायबिटीज में देना, इस प्रकार का प्रचलन है। वास्तव में हमारे यहाँ मूत्र का ज्यादा महत्व है और मूत्र वर्ण प्रभेदेन भेदो महेषु कल्प्यते, जो भी हमारे प्रकार है वो मूत्र के अनुसार है। और एलोपैथी में तो पूरा डायबिटीज का चक्कर चलता है, वो केवल ब्लड शुगर लेवल इसी पर चलता है। तो ये दोनों काफी अलग इस प्रकार के हैं और काफी जगह एक्सीडेंटल फाइंडिंग इस प्रकार का हो जाता है कि बीमा करने के लिए जाते हैं, रूटीन शुगर वगैरह चेक होती है तो पता चलता है कि डायबिटीज है आपको, और फिर डायबिटीज की दवा शुरू की जाती है। ये काफी प्रचलन में है। कुछ ही जगह ऐसा होता है कि डाउट आता है कि डायबिटीज हो सकता है और फिर परीक्षा की जाती है और फिर डायबिटीज उनके हिसाब से डिटेक्ट हो जाता है। तो जो मॉडर्न के अनुसार डायबिटीज है उसको हमारे हिसाब में कौन सा रोग है ये थोड़ा देखना। पेशेंट में सिम्टम्स क्या है, अगर सिम्टम्स कुछ भी नहीं है तो एक दिक्कत वाली बात होती है। और डायबिटीज से जुड़े कोई सिम्टम्स नहीं है इस प्रकार से अगर बात होती है, फिर भी डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेप्रोपैथी वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें होती है। और उसका केवल हाइपरग्लाइसेमिया से संबंध नहीं है, लाइफस्टाइल से जुड़े अन्य हेतु है वो इसके लिए कारण हो जाते हैं, रेटिनोपैथी, नेप्रोपैथी वगैरह के लिए। और चिंता एक महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार का है। तो जो स्थूल और बलवान इस प्रकार के प्रमेही हैं जिनको केवल अपतर्पण से फायदा होता है, कफजन्य होते हैं, वो थोड़े आसान होते हैं। पित्त वाले ज्यादा दिखाई नहीं देते और वातों वाले जो है वो वजन कम होना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहता है। और अपतर्पणोत्थ इस प्रकार की संप्राप्ति होती है चिंता वगैरह के कारण से। तो ते पुन्हा उघडतं ते नुसतं. हं. जलोपमं चेक्षुरसोपमं वा घनं घनं चोपरि विप्रसन्नम शुक्लम सशुक्रम शिशिरम शनैर्या लालेव या वालुकया युतम वा. हं. तो ये विद्यात प्रमेहान कफशान दशयिता। तो उदकोपम इस प्रकार का जलोपम, इक्षुरसोपम या उदकमेह इक्षुमेह, घनन घनन चोपरि विप्रसन्नम, कि घन इस प्रकार का सांद्र मेह और उपरि विप्रसन्नम तो सांद्र प्रसाद इस प्रकार का मेह, शुक्र मेह या शुक्ल मेह, शिशिरम शनैर्वा शिशिर मेह, शनैर मेह, लाला मेह और वालुकया युतम वा। ये सभी कफज मेह के प्रकार इस प्रकार के हैं। क्षारोपमम कालम अथापि नीलम, क्षारोपम काल या कृष्ण वर्ण, नील वर्ण, हारिद्र मांजिष्ठम अथापि रक्तम। हरिद्र मांजिष्ठ और रक्त ये एतान प्रमेहान षड उशंति पित्ता, इनको पित्त के जरिए कहते हैं। मज्जौ जसा वा वसयान्वितम वा लसिकया वा सततम विबद्धम, मज्जा ओजस वसा या लसिका इससे सतत विबद्ध इस प्रकार का जो है। तो लसिका वातज में हमें आया है, ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। चतुर्विधम मूत्र यतिह वातात शेषेषु धातुषु अपकर्षितेषु, तो बाकी धातु अपकर्षित इस प्रकार के हो जाते हैं तो ये वातज में इस प्रकार के होते हैं। तो धातुओं का अपकर्षण ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उसके जरिए इसमें वजन कम होना, अशक्ति आना वगैरह वगैरह इस प्रकार के भाग दिखते पर लक्षण दिखते हैं वातज में हमें। अब इतने सारे प्रकार तो व्यवहारतः दिखाई नहीं देते।
कोलटकर सर ने एक अनुभव बताया था कि उन्होंने एक मशीनिभ, कालमेही मशीनिभ, कालमेह जो है वो मशी यानी कि शाई जो होती है, इंक, उसके जैसे कलर की यूरिन, इस प्रकार से वो एक ही पेशेंट उन्होंने देखा था, मैंने तो कभी एक भी नहीं देखा है इस प्रकार का। और फिर वसा में इस प्रकार का एक मरीज था, तो वो कहता था कि उसको तेल जैसी मूत्र प्रवृत्ति होती है, तेल जैसा मूत्र प्रवृत्ति होती है। वो एक्चुअली एसिडी का पेशेंट था। एलोपैथी में एडमिट था, शुगर काफ़ी बढ़ी हुई थी और ये तेल जैसी मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, इस प्रकार का बता रहा था। उसको वसंत कुसुमाकर से काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन एसएलई वैसे भी डिफ़िकल्ट है ट्रीट करने में। स्टेरॉइड डिपेंडेंट था और आगे छूट गया पेशेंट। शुरू में एडमिट था तब ट्रीटमेंट कुछ की थी, एलोपैथिक अस्पताल में एडमिट था तो कुछ ट्रीटमेंट की थी। लेकिन उसने आगे जाकर ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं की इस प्रकार से। तो ये अलग बात हो गई कि मूलतः एसएलई का पेशेंट है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और लक्षण में वसामेह जैसा लक्षण इस प्रकार का है। तो ये और अपकर्षण ये तो है। फिर बाद में उसको पूरे जोड़ों में दर्द होने लगा। लेकिन इटली में ये काफ़ी कॉमन इस प्रकार की चीज़ है कि सिस्टम टू सिस्टम बदलता जाता है। उसको पहले कामला हुई थी, फिर उसमें ये डायबिटीज़ का चक्र चला और फिर आगे अम्वद जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। तो ये काफ़ी मुश्किल मामला इस प्रकार का था। वर्णम रसम स्पर्शम अथापि गंधम यथा स्वदोषम भजते प्रमेहा। तो वर्ण, रस, स्पर्श और गंध ये दोष के अनुसार प्रमेह में आते हैं। शावारणो मातकृत सशूल मज्जाति सातगुण्य उपैति असाध्या। शावा और अरुण वर्ण ये वातकृत सशूल और मज्जा जैसे दिखने वाला सद्गुण्य उपैति असाध्या, ये असाध्य इस प्रकार का हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मूत्र परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। मैं भी नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। एक तो जिनका डायबिटीज निदान किया गया है उनके बारे में मूत्र परीक्षण करें, ये एक आम बात होगी इस प्रकार से। और शायद हमारे दृष्टि से वो प्रमेय होगा भी नहीं, ये भी बात हो सकती है। लेकिन रघुवीर भिड़े या प्रमोद भिड़े रत्नागिरी में प्रैक्टिस करते थे, मामा जोशी के छात्र रहे और जामनगर से एचपीए किया था। उनका कहना था कि मैं उसको डायबिटीज को प्रमेय समझकर ही ट्रीटमेंट देता हूँ और अच्छी भली-भांति ट्रीटमेंट हो जाती है इस प्रकार से। लेकिन in childhood onset type 1 diabetes mellitus, what we can do? ये फिलहाल ऐसा है कि हमारे पास शुगर कंट्रोल करने के लिए लोग आते ही नहीं। एक करीबन 10-15 बरस तक पूर्व तक शुगर एलोपैथी से कंट्रोल होती है, उसके बारे में आगे सोचना नहीं है और केवल ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी वगैरह इस प्रकार से। तो लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़ते थे क्योंकि खास करके किडनी फेल्योर में लोग मुड़ते थे क्योंकि डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट ये अच्छा नहीं है। रेटिनोपैथी में जिनकी जो रोशनी पूरी चली जाती थी या बहुत कम हो जाती थी, वो भी लोग आते थे इस प्रकार से। लेकिन शुगर कंट्रोल करने के लिए कोई आता नहीं। अभी काफ़ी माहौल बदल गया है और शुगर कंट्रोल करने के लिए भी लोग आते हैं इस प्रकार से। और बहुत सारे लोग एलोपैथी में भी इसके बारे में काम कर रहे हैं। जैसे ये जगन्नाथ दीक्षित का दीक्षित डाइट है, 2 ही दफ़ा खाना खाना, इस प्रकार का। भाग्येश कुलकर्णी करके एमबीबीएस डॉक्टर है, डीएफएफ, डिसीज़ फ्री फॉरएवर, डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर, ऐसा उनका प्रोग्राम है। तो वो भी स्मूदी वगैरह इस प्रकार का और कुछ दवाइयों का प्रयोग करके डायबिटीज़ फ्री की बात करता है। प्रमोद त्रिपाठी है, वो व्यायाम और ये स्मूदी वगैरह इस प्रकार से शुगर लेवल कंट्रोल करके
काम कर रहे हैं, ये सभी उनके मन में क्राइटेरिया जो है वो इसी का है, ब्लड शुगर लेवल यही है, HbA1c है, इस प्रकार से। कैन वी ट्रीट डायबिटीज एंड प्रमेह साइमल्टेनियसली? हो सकता है। तो हमारे हिसाब में डायग्नोसिस क्या है, अगर हमारे हिसाब में प्रमेह है तो थोड़ा आसान है। उनके हिसाब में डायबिटीज है और हमारे हिसाब में प्रमेह है तो थोड़ा आसान है, हम प्रमेह की चिकित्सा भलीभांति कर सकते हैं। लेकिन ये संतर्पण अपतर्पण का चक्कर चलता ही रहता है, वो देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो अभी काफी इस प्रकार से प्रोग्राम उभर आ रहे हैं कि जो शुगर कंट्रोल करने के हिसाब से किए जा रहे हैं। ये डी फ्लोर भी है स्वाति मोहिते का। तो चावल और गेहूं पूरी तरीके से बंद करके केवल वो डी फ्लोर आटा, उसका घावन वगैरह बना के लेते हैं, तो शुगर कंट्रोल होती है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य था, हमारा मकसद क्या है, शुगर कंट्रोल करना है या प्रमेह को सच्ची तरीके से जीतना है, खास करके वातजमेह को, इस प्रकार से, क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक इस प्रकार का है। और लोग सभी इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड हो गए हैं, तो वो उनको क्या लग रहा है ये कुछ बताता ही नहीं है इस प्रकार से। अभी जुवेनाइल डायबिटीज के मरीज हाल ही में आने लगे हैं, मेरे पास भी नहीं आते थे, लेकिन अभी जुवेनाइल डायबिटीज के मरीज आ रहे हैं। और ये काफी दिक्कत वाला मामला है, इंसुलिन शुरू करने के बावजूद भी इनकी शुगर लेवल 250, 300, 350 इस प्रकार की रहती है। और एलोपैथी वाले कहते हैं ऐसी ही रहती है, उसमें कोई ऐसे ही चलाते रहना है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस न हो, प्यूबर्टी चेंजेस के समय काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बताते रहते हैं। तो उनको तुरंत तो बंद नहीं कर सकते, तो ये इंसुलिन वाला जो है, और धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा को कम करते हुए, या 3 दफा है तो 2 दफा करके वगैरह इस प्रकार से करके कुछ हद तक रिजल्ट्स पाते हैं। लेकिन इसमें एलोपैथी की लॉबी स्ट्रांग है। और जैसे उनको पता चल जाता है कि ये कोई आयुर्वेद या योग या और कुछ कर रहा है, तो तुरंत डांटना आरंभ करते हैं कि ये मत करो, कुछ ये इसका बिगड़ जाएगा वगैरह वगैरह, किडनी फेल हो जाएगी। आयुर्वेद की दवा ले रहे हो तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी। ये तो काफी प्रचलन में है आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए। तो लेकिन अभी ये परिस्थिति ऐसी है कि बीएमएस लोगों के भी रिश्तेदार या नजदीकी रिश्तेदार जुवेनाइल डायबिटीज के पेशेंट है, तो वो तो करना चाहते हैं कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट साथ में करे और इसको सीमित रखने की कोशिश करे इस प्रकार से। वैसे एलोपैथी में तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट पूरे लाइफ के लिए है। ऑटो इम्यून इस प्रकार के कैटेगरी में पड़ते हैं, और ठीक होने का कोई सवाल नहीं है, इंसुलिन देते रहो, बस इतना ही करना है इस प्रकार से। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें मूल रूप से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जातक प्रमेही मधुमेही नोवा, ये हमारे हिसाब में लिखा है, किताब में लिखा है। और दूसरी जो अभी जेस्टेशनल डायबिटीज चल रहा है उसका जिक्र। तो जिस माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया, उसके अपत्य में ये जुवेनाइल डायबिटीज आ सकता है। सभी में आएगा ऐसे नहीं है, लेकिन आ सकता है इस प्रकार से। तो वो भी देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा कि हिस्ट्री में जुवेनाइल डायबिटीज के बारे में, खास करके जेस्टेशनल डायबिटीज था या नहीं था, ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। और वहां तो जीटीटी की जाती है, वो शुगर लेवल नहीं करते, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ही करते हैं। और फिर थोड़ी भी ज्यादा होती है तो तुरंत तुरंत एंटी डायबिटिक दवा शुरू कर देते हैं। तो मेरा इसमें सुझाव रहता है कि दूध का ज्यादा जिक्र करो और पानी कम से कम पियो। 5वें 6ठे महीने से ये आरंभ हो सकता है। तो दूध को बढ़ावा देता है, अन्न कम करते हैं, पानी कम करते हैं, तो जनरली ये कंट्रोल हो जाते हैं, ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज ये जो है वो इस प्रकार से। तो मेरे पास
अधिकांश डायबिटिक पेशेंट्स ने यूटीआई बहुत मिलता है। तो मैंने उन्हें किरायत गिलोय गोक्षुर का सुबह खाली पेट काढ़ा प्रिस्क्राइब किया। तो दोनों में भी काफी अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है ना? यह भी यूटीआई बार बार होते रहना ये काफी कॉमन है, और एंटीबायोटिक्स का जिक्र चलता रहता है, फिर भी वो बार बार उभरता रहता है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि रसायन चिकित्सा ही चाहिए, कि जो मूल रूप से धातुओं के बल को बढ़ाए और फिर इन्फेक्शियस डिसीजेस पर काबू पाए इस प्रकार से। तो शुरू में तो चंद्रप्रभा या फिर नीरी वगैरह इस प्रकार की गोलियां, या बाकी हरित इत्यादि वगैरह इस प्रकार के दे सकते हैं। और ये अच्छा है गुड़ुचि वगैरह का प्रयोग करना, कि गुड़ुचि और गोखरू ये दोनों रसायन भी है। और रसायन चूर्ण का मैं काफी प्रयोग करता रहता हूँ, इसमें इसके साथ आमलक भी है इस प्रकार से। तो ऐसा करते रहने से ये यूटीआई ठीक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि अगर बार बार हो रहा है तो अंतर कम हो जाता है, दो या अंतर बढ़ जाता है, सॉरी, दो इन्फेक्शंस के बीच में इस प्रकार से। और एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती इस प्रकार से। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा इस प्रकार का इन्फेक्शन है तो काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो वहाँ फोर्सफुली सलाइन देके ये मूत्र मार्ग से निकालना इस प्रकार से, डायरेटिक्स के साथ में देना, और फिर इन्फेक्शन काफी हद तक चला जाता है तो राहत मिलती है, ये बात देखी गई है इस प्रकार से। तो इन सभी को केवल एलोपैथी की दृष्टि से देखते नहीं रहना है, ये आवश्यक बात इस प्रकार की है। स्वेदोगंध शिथिलांगता च शय्यासुन स्वप्न सुखे रतिश्च नेत्र जिह्वा श्रवणोपदेहो घनांगता क्लेश नखाति वृद्धि शीतप्रियत्वं गलतालुशोषो माधुर्यमासे करपाददाहः भविष्यतो मेह गदस्य रूपम मूत्रे विधावन्ति पिपीलिकाश्च। तो ये पूर्व रूप इस प्रकार का है, भविष्यतः मेह गदस्य रूपम, तो ये पूर्व रूप इस प्रकार का है, स्वेद या पसीना ज्यादा आना इस प्रकार का। तो जैसे मैंने कहा कि स्वेद से क्लेद विधृति, मूत्र से क्लेद वाहन, ये जो कर्म बताते हैं, तो उसके आधार पर मेदो धातु तक ये पहुंच जाता है, तो शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है कि उसको बाहर निकाल दे। तो अपने आप स्वेद प्रवर्तन ज्यादा इस प्रकार का होने लगता है। और व्यायाम के जरिए डायबिटीज को कंट्रोल करना ये भी एक तरीका है, उसमें स्वेद निर्माण किया जाता है, इतना रिगरस व्यायाम किया जाता है कि उससे स्वेद निकल निकल जाए। अंगगंधा ये ध्यान में रखने की चीज है, क्योंकि ये पसीने के गंध के जरिए अंगगंध इस प्रकार का हो जाता है। और जो लोग डिओडोरेंट्स के बगैर रह नहीं सकते हैं, कि उनका प्रयोग करना ही है इस प्रकार से, नहीं तो बदबू आती रहती है इस प्रकार से, उनमें शायद हम ये प्रमेह के दृष्टि से या डायबिटीज की दृष्टि से परीक्षण करने की कोशिश करें, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो अभी अंगगंध ये लक्षण डिओडोरेंट्स के जरिए उसको सप्रेस किया जाता है। तो ये बात नहीं होनी है, डिओडोरेंट्स की अगर जरूरत पड़ती है, एक हमारा सवाल होना चाहिए कि डिओडोरेंट्स की जरूरत पड़ती ही है, उसके बगैर चलता नहीं है, तो शायद ये प्रमेह का पूर्व रूप है, ऐसा समझकर हम कर सकते हैं। शिथिलांगता च,
शिथिलांगता ये भी काफी कॉमन इस प्रकार का है। खास करके पिंडिका के यहाँ शैथिल्य मापा जा सकता है, लेकिन पूरे शरीर में ही शैथिल्य इस प्रकार का निर्माण हो जाता है, और व्यायाम का अभाव ये एक इसका महत्वपूर्ण कारण है। तो विभक्तघ्न गात्रत्वम व्यायामाद उपजायते, ये बात व्यायाम से होती है, और उसके विपरीत अगर अव्यायाम इस प्रकार का हो तो मेदो धातु की दुष्टि होती है, और ये शैथिल्य इस प्रकार से आ जाता है। तो इसको भी भली भांति ध्यान में रखना है इस प्रकार से। शयासन स्वप्न सुखे रतिश्च, तो सोना, बैठना या स्वप्न सुख इस प्रकार से, या शैया यानी कि लेटना इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, स्वप्न निद्रा इस प्रकार के, इसमें रति होना इस प्रकार के सुख में। तो अगर वो खड़ा है तो बैठना चाहता है, बैठा है तो सोना चाहता है, इस प्रकार का एक सुश्रुत में वर्णन है शायद। तो एक लिथार्जी इस प्रकार की हो जाती है, आलस्य बढ़ जाता है, और व्यायाम करने की या जिसमें श्रम हो वो कुछ भी नहीं करना इस प्रकार की स्थिति होती है। तो ये भी प्रमेह का पूर्व रूप इस प्रकार का है। दोनों नेत्र जिह्वा श्रवणोपदेह, हृदय नेत्र जिह्वा और श्रवण, इनमें उपदेह, ये मल संचय इस प्रकार का होते रहना, वहां पे लेप जैसा हो जाना। तो ये जिह्वा या श्रवण इसमें तो दिखाई देता है, नेत्र में भी ये दिखाई दे सकता है इस प्रकार से। और शायद इसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी जब होती है तो वहां तो कंसिडर किया जाता है कि हीमरेज है इस प्रकार से। मैंने एक केस बताई थी नानल सर के बहन की, की उनको अचानक मुंबई सारख्या ठिकाणी खूप गरमी आणि स्वेटिंग असतं सर, त्यामुळे डिओडोरंट्सचा वापर बहुतेक करतात। मग इथे देशाचा पण विचार करायला हवा, हो सकता है। लेकिन बंबई में भी सभी को पसीना आता ही है ऐसा नहीं है। जिनको आता है और जिनको गंध होता है, अंगगंध होता है, उनके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। जिनका अग्नि के समीप काम है, आचार्य महाराज वगैरह जो है उनका, उनको भी इस प्रकार से पसीना ज्यादा आता है इस प्रकार से। लेकिन इसमें अंगगंध अगर है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये अंगगंध, ये विकृति समझनी चाहिए, केवल स्वेद आना, पसीना आना ये विकृति होगी ऐसा नहीं रहेगा इस प्रकार का। तो शायद हम जिह्वा श्रवण उपदेह, जिह्वा और श्रवण में उपदेह इस प्रकार का होते रहना, तो ये भविष्यतः मेघगदस्य रूपम इस प्रकार से। और नेत्र में शायद हम इस प्रकार का नेत्र में मल संचय हो रहा है ऐसा समझकर रसांजन वगैरह का प्रयोग अगर करते रहेंगे बीच बीच में। हाँ, मैं बात कर रहा था कि उसको ये इंटरनल हिमरेज इस प्रकार से समझा जाता है। और फिर उसके बारे में काफी बहस होती है कि उसको रक्तपित्त माने या तिमिर माने इस प्रकार से। नानल सर की बहन को हुआ था, उनको घराने में अम्ल पित्त और प्रमेह ये दोनों ज्यादा थे इस प्रकार से। तो अचानक दृष्टिमान जो होगा, दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, सुमो साठे सर के पास उन्होंने भेजा। साठे सर ने चेक किया और बताया कि हिमरेज है, और उन्होंने कुछ दवा लिख के दे दी, और एलोपैथी की दवा थी, और इनको ये करना है, लेना है, और फिर 1 हफ्ते के बाद मुझे दिखाओ ऐसा बताया।
नांदल सर ने वो दवाइयाँ नहीं दी, उन्होंने केवल त्रिफला का प्रयोग किया और वो सिर्फ रात में एक बार इस प्रकार त्रिफला मधु सर फिर हम निश्चित नेत्र बलाए। तो पहले रात के दिन रात के बाद दूसरे दिन कुछ नहीं परिणाम दिखा, लेकिन दूसरे रात जब त्रिफला ले लिया तो दिखना शुरू हो गया और तीसरे चौथे दिन पूरी विजन नॉर्मल हो गई। तो उन्होंने फिर सुमा 7.5 के पास 7 दिन के बाद भेजा, तो उन्होंने देखा हाँ ठीक है अभी ये हिमरेज तो चला गया है, ऐसा करके उन्होंने कहा कि दवाइयाँ कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि दवाइयाँ ली नहीं आपने, केवल त्रिफला ले लिया इस प्रकार से। तो वो आश्चर्यचकित रहे। फिर उन्होंने नानल सर ने वैसे भी पहले का बात की थी कि तुम्हारा ये निदान पक्का है ना कि इंटरनल हिमरेज है इसमें। तो बोले हाँ हिमरेज है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। और हिमरेज पूरा ऑर्गेनाइज इस प्रकार का हो गया और फिर वो बच गई इस प्रकार से। तो यहाँ तो केवल नेत्र बल के लिए त्रिफला देना है ऐसा सोचकर त्रिफला दिया था, ये एक अजीब बात थी। और जो नॉर्मल ट्रेडिशन में है और अन्य भी लोग प्रचलन में है, हरित की 1 भाग, विपित का 2 भाग और आमल का 4 भाग। ये जो रसायन चिकित्सा में त्रिफला का अलग अलग प्रयोग आया है उसमें एकाहरित की द्वे विपित के और चत्वारि आमलकानि इस प्रकार का है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उनका त्रिफला उस प्रकार से हाथ से कूट के बनाया जाता था त्रिफला चूर्ण जो है, और उसी का प्रमाण भी उनका ज्यादा था, 1 चम्मच वगैरह इतना लेते थे इस प्रकार से। तो ये भी एक बात हो सकती है, लेकिन हमारा निदान तिमिर भी हो सकता है और तिमिर के अनुसार चिकित्सा करनी है, जैसे कि रक्तमोक्षण या फिर विरेचन इस प्रकार की चिकित्सा हो सकती है। कोलटकर सर ने मेरे माँ के बारे में अम्लाध्युषित इस प्रकार का निदान किया था और फिर उसको चिकित्सा अलग तरीके से की थी। तो हमारा निदान क्या है ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा और उस निदान के मुताबिक हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी। जिनको बैठे बैठे नींद आ जाती है, कार चलाते समय नींद आ जाती है, क्लेद वृद्धि या प्रमेह हो सकता है क्या? हो सकता है। अभी बैठे बैठे या कार में कार चलाते हुए इस प्रकार की नींद आती है तो स्लीप अपनिया करके डिसीज बताया जाता है मॉडर्न में। और 24 आवर मॉनिटरिंग इस प्रकार से करते हैं। और हमारे हिसाब में ये तम रज कफ इसके बढ़ाव से होता है और फिर उसके जरिए उसके लिए अपतर्पण की जरूरी होती है। तो खाना रिस्ट्रिक्ट करते हैं और कफ न बढ़ाने वाला इस प्रकार का खाना होता है, तो इसमें काफी राहत आ सकती है। लेकिन एक स्लीप अपनिया को भी ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और प्रमेह के बारे में भी सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। घनांगता केश नखाति वृद्धि। तो केश नख की अतिवृद्धि ये एक अजीब लक्षण इस प्रकार का है। तो मलभाग ज्यादा निर्माण होता है। केश नख की अतिवृद्धि का मतलब ये है कि अस्थि जो साररूप अस्थि है वो बनने के बजाय मल ज्यादा निर्माण हो जाता है, तो अस्थि धात्वग्नि का मान्य इस प्रकार का है। और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट करें। कोलटकर सर के पास एक युवती थी, युवती भी नहीं मेरे ख्याल में बालिका थी इस प्रकार से, और उसके केस कटी तक डबल उसको ये करना पड़ता था। इतने लंबे थे और ऊंची बढ़ नहीं रही थी। तो सर ने अस्थिमज्जा पाचक घृत का प्रयोग किया था और 2 महीने में 2 इंच ऊंची बढ़ गई और केश आधे हो गए इस प्रकार, केस की लंबाई आधी हो गई इस प्रकार से। तो ये अस्थि धातु का भी अम्ल पित्त से भी प्रमेह की संप्राप्ति हो सकती है ना? हो सकती है। वैसे दोनों अलग अलग डिसीजेस है, लेकिन अम्ल पित्त ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया गया।
तो ये बात हो सकती है। कार चलाते समय या पढ़ते समय नींद आना नेत्र दौर्बल्य से भी संबंधित होता है। रोस्टेड चना टोल्ड इन अति निद्रा, या तो कफ को कम करना है। रोस्टेड चना ये कफ को कम करने वाला है। सिर्फ देखना है कि अग्नि अच्छा हो। पहली चिकित्सा लंघन है। और फिर अग्नि अच्छा है तो एक शहद का प्रयोग कर सकते हैं। और ये रूक्ष अगर क्लेद ज्यादा बढ़ रहा है तो ये चना इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको अगर हम कफ को कम करेंगे तो ये अति निद्रा वगैरह इस प्रकार के जो उपद्रव है वो कम हो सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा। और कुछ रोगियों में जब इस प्रकार की स्थिति होती है वो कोमा का पूर्व रूप हो सकता है, संन्यास का। अभी काफी कैंसर मरीज में, लिवर कैंसर में खास करके, ये बात हो सकती है कि तंद्रा होने लगती है और उसको भली भांति ट्रीट नहीं किया, या ब्रेन ट्यूमर्स में भी ये दिखाई देता है। भली भांति उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई तो संन्यास में चले जाते हैं। तो इसमें सजग होना जरूरी इस प्रकार का रहता है। घनांगता ये क्यों बताए? शिथिलांगता भी है और घनांगता भी है। तो पार्थिव तत्व है लेकिन शिथिल है इस प्रकार से। और शोष जहाँ पे हो जाएगा, पार्थिव तत्व भी कम है और शिथिलांगता है, ये दोनों बातें हो सकती है। तो केशनखाति वृद्धि, ये इस प्रकार से मलभाग ज्यादा निर्माण होना इसका द्योतक है। और फिर उसको उस धात्वग्नि की चिकित्सा करनी है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। शीत प्रियत्वम गलतालु शोषो, तो प्यास ज्यादा लगती है और शीत प्रियत्व होता है कि ठंडा पानी पीना, ठंडी चीजें खाना वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या ठंडा वातावरण हो इस प्रकार से। तो ये पित्त प्राधान्य अगर है तो ये लक्षण दिखाई देगा इस प्रकार से। और जेवताना झोप येते, पण जेवल्यावर लगेच झोप लागत नाही आणि अर्ध्या तासाने परत झोप येते, की तुम्ही कुठेही असला तरी डोळे मिटतात, तेही 10 मिनिटासाठी, काय समजावं? तो निद्रा से तुरंत कब बढ़ता है, सॉरी, जो भोजन से तुरंत कब बढ़ता है? प्रथम अवस्था पाक में कफ की वृद्धि होती है, तो इसलिए शायद ये नींद आने लगती है। लेकिन रात्रि जागरण हो रहा है या रात में निद्रा नहीं आ रही है क्या, ये भी देखना जरूरी है। अगर वो आ, परिस्थिति है तो उसको पहले टालना है कि रात में नींद अच्छी हो इस प्रकार से, और फिर ये इसके बारे में सोच सकते हैं। घनांगता कैसे फील होती है, रुग्ण को या वैद्य को? मेरे ख्याल में वैद्य को ही होगी। लेकिन कुछ भरा हुआ है इस प्रकार से लगता है। अब ये घनांगता कहाँ पे देखे, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। आमावस्था जब होती है तो उदर परीक्षण में उदर में काफी गुरुत्व दिखाई देता है। खाली पेट देखना है, ये महत्वपूर्ण है। नाड़ी में भी सामता आ जाती है और जांच करते हुए घनांगता जैसा दिखाई देता है, भारी लगता है उदर इस प्रकार से। और जब लंघन वगैरह करेंगे तो ये भारीपन कम हो जाता है इस प्रकार का उदर का। तो ये शायद घनांगता इस प्रकार से बारे में सोच सकते हैं। और वैद्यों को ज्यादा समझ में आएगा। बैठे बैठे नींद आना अति निद्रा की जगह तंद्रा का लक्षण कहा जा सकता है क्या? मेरे विचार में आमाशय शैथिल्य का लक्षण है जिसमें हृदय पर आवरण आता हो सकता है। यहाँ रज और सॉरी, तम और कफ, इन दोनों का संबंध रहता है।
और फिर निद्रा और तंद्रा में अंतर है। काय बरं, यस्याः तस्य तंद्रां विनिर्दिशेत, निर्धार्तस्य व यस्याः तस्य तंद्रां विनिर्दिशेत। जैसे निद्रार्थ है उस प्रकार के जिसका चेष्टा है, जिस चीज की चेष्टा है, वो तंद्रा इस प्रकार की कही जाती है। तो ये अगर गंभीर अवस्था है और कोमा में जाने की संभावना है, वहां तंद्रा इस प्रकार से समझ लेना है। और अगर निद्रा आती है और निद्रा के बाद स्फूर्ति होती है या फिर उत्साह मिलता है, तो समझ लेना है कि निद्रा नहीं हुई, इसी प्रकार से ये हुआ, इस प्रकार से। और वहाँ स्वप्न या संवाहन इस प्रकार का उपयुक्त है। तो निद्राया निग्रह तत्र स्वप्न संवाहनानि च, स्वप्न और संवाहन, ये बात बताते हैं यहाँ पर। गौरवाला से जुड़ुंबिका, हाँ, पहला श्लोक याद नहीं आ रहा। तो निद्रा का अवरोध होने से भी ये लक्षण होते हैं, तो उसको निद्रा अवरोध ही समझे। उसमें तंद्रा ये लक्षण हो सकता है, जड़ता गौरवता ये तो होती है इस प्रकार से। हेयर फॉल मध्ये अस्थिमज्जा पाचक वापरावे का, करते हैं वास्तव में कि इस प्रकार से बालों का झरना ये काफी चीजों से संबद्ध इस प्रकार का होता है। और खास करके उनके जो जड़ है, मूल है, वो अगर वीक इस प्रकार के हो गए हैं, तो बाल जरूर झड़ते हैं इस प्रकार से। तो यह अस्थि से संबंध है, अस्थि का मल है, तो उस दृष्टि से अस्थि मज्जा पाचक का प्रयोग होता रहता है इस प्रकार से। लेकिन रस से शुरुआत हुई है, रक्त से शुरुआत हुई है, तो रक्त, रस, रक्त इनके पाचक भी देना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तंद्रा आणि ग्लानि में फर्क कैसे समझे? ग्लानि में थकान जैसी होती है। तंद्रा में कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, या संभावना नहीं होती करने की, अगर कोशिश भी करते हैं तो भी जैसे नींद में है इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो ग्लानि थोड़ी अलग इस प्रकार की रहेगी, दौर्बल्य से जुड़ी इस प्रकार की। तमोवात कफ तंद्रा, वात है मालूम नहीं मुझे। तम और कफ से तो तंद्रा होती है, ये स्पष्ट है। तो अगर रेफरेंस है तो बता देना। निद्रा श्लेष्म तम प्राय ये तो है। तो इसमें ऐसे है, एक ही इंद्रिय से अगर हम जुड़े रहते हैं तो इंद्रियों की थकान हो सकती है। पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं इस प्रकार से, तो थोड़ा उसमें अगर परिवर्तन करते हैं, दूसरा कुछ काम बीच में करते हैं 5-10 मिनट के लिए, तो ये थकान उनकी कम हो जाती है और फिर वो नींद आती है, वो नहीं आती। तो इसीलिए उस जगह से अगर उठ गए तो ये इंद्रियों की थकान नहीं आएगी। अब हम सब कंप्यूटर वालों को, आईटी क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको बताते हैं कि हर घंटे के बाद पामिंग करें, एक 15-20 सेकंड, आधा मिनट इस प्रकार से। और पामिंग में अंधेरा हो, कहीं से भी प्रकाश किरण नहीं आ रही है इस प्रकार की स्थिति हो, या फिर थोड़ा घूम के आए हर घंटे के बाद, एक 3-4 मिनट ही सही, लेकिन कुछ संक्रमण करके वापस स्थान पर आ जाए इस प्रकार से। तो इससे काफी फायदा होता है, क्योंकि ये नेत्र थक जाते हैं उसमें। नेत्र तर्पण का रोल ज्यादा अच्छा है इस प्रकार से। तो
हफ्ते में 2 बार नेत्र तर्पण करते हैं तो भी नेत्र का बल बढ़ता है। सेम श्लोक में निद्रा तंद्रा भ्रम इत्यादि को बताई है। रज पित्ता नीलाद भ्रम, तो भ्रम के लिए है, तंद्रा के लिए भ्रम न, ये वात नहीं है। रज पित्ता नीलाद भ्रम, ये तो बात सही है, तो उसमें वात का उल्लेख है, लेकिन ये तंद्रा में मुझे नहीं लगता है बात है, अगर लेकिन अगर रेफरेंस मिलता है तो देखो इस प्रकार से। तो शीत प्रियत्व गलत आलुशोषो, गलत आलुशोष और शीत प्रियत्व, ये खास करके पित्त प्राधान्य उष्ण इस प्रकार का अगर है तो दिखाई देता है। माधुर्य मास्य करपाद दाह, मुख में मधुरता और करपाद दाह, तो करपाद दाह ये काफी लक्षण दिखाई देता है। अब एलोपैथी में न्यूराइटिस करके उसको देखा जाता है, या न्यूरोपैथी है इस प्रकार का माना जाता है। तो वात प्राधान्य इसमें ज्यादा है इस प्रकार से। तो केवल शीत उपचार करने से फायदा नहीं होता। अगर ठंडे पानी में पान पाँव रखते हैं तो कुछ देर के लिए आराम मिलता है, लेकिन बाद में ये बढ़ जाता है। तो एरंडिक का तेल का अभ्यंग इस प्रकार से करपाद दाह में ये अच्छा काम करता है। और माधुर्य मास्य, मुख में मधुरत्व इस प्रकार का होना, ये लक्षण दिखाई देता है। अब ये करपाद दाह, ये लक्षण राजयक्ष्मा की चिकित्सा में भी आया है, और सीतोपलादि चूर्ण इसके बाद में आया है। और फिर सीतोपलादि चूर्ण का करपाद दाह में प्रयोग लोगों ने आरंभ किया था, और ये संदेहास्पद है कि उसको लक्षणों से जोड़े या फिर सीतोपलादि की चूर्ण के फलश्रुति में उसको जोड़े, ये मुश्किल बात इस प्रकार की हो जाती है थोड़ा सा। मूत्रे भी धावंत पिपीलिकाश्च, और मूत्रोत्सर्ग अगर किया जाता है खास करके बाहर स्थल पर, और फिर वहां पे चींटियां आ जाती है, तो ये प्रमेह का पूर्व रूप इस प्रकार का है। स्थूल प्रमेही बलवान यह का कृशस तथा इसका परिदुर्बलश्च, तो एक स्थूल और बलवान इस प्रकार का प्रमेही होता है, और दूसरा कृश और परिदुर्बल इस प्रकार का होता है। संब्रूहणम तत्र कृशस्य कार्यम संशोधनम दोष बलादिकस्य। तो कृषक व्यक्ति के लिए ब्रूहण करना है, और दोष बलाधिक जो है, दोष भी अधिक है तो बल भी अधिक है, तो संशोधन करना है इस प्रकार से। तो अभी दवाइयाँ जो प्रयोग होती है प्रयोग प्रमेह में, वो सभी अपतर्पण जाति की दवाइयाँ प्रयोग में आती है, और एलोपैथी में तो पूरा अपतर्पण ही करते हैं। तो इसके जरिए काफी मुसीबतें निर्माण हो जाती है। शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन डायबिटीज के जो उपद्रव है वो होते रहेंगे इस प्रकार के। करपाद तल स्वेद का विचार किस प्रकार कैसे करेंगे? करपाद दाह अपतर्पणात्मक प्रमेह में ही दिखाई, दोनों प्रमेह में दिखेगा, या दोनों प्रमेय में? हाँ, जिनमें वात प्राधान्य है इनमें दिखाई देगा, इस प्रकार का रहेगा। और हमारे हिसाब में ये वातात्मक उपद्रव इस प्रकार का है, और एलोपैथी में न्यूराइटिस है। अभी B12 करवाना भी जरूरी होता है, और B12 कम है तो फिर उसके बारे में सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। करपाद स्वेद एक अलग स्थिति है, और इसके काफी भाव जुड़े हैं। पानी ज्यादा पीना, पित्त का प्राधान्य, और मानसिक भाव, भय वगैरह इस प्रकार से, ये मुख्य कारण है करपादतल स्वेद के लिए इस प्रकार से। और कुछ मरीजों में यह समस्या बहुत ही बड़ी होती है, तो उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है इस प्रकार से।
शुक्रक्षय तो हाथ पाय स्वेद दिसतो। ये तो मैंने तो नहीं देख ऑब्जर्व किया है, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, ये बच्चों में भी दिखाई देता है, बड़ों में भी दिखाई देता है। तो ज्यादातर पानी की मात्रा कम करना, पित्त शमन करना, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के जरिए ट्रीटमेंट देते रहना, ये 16 ते 22 वर्षाची मुलं। ओके। तो इसमें ये थोड़ा सा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। तो स्थूल प्रमेय ही बलवान इस प्रकार का है, तो शोधन उसको बिल्कुल दे सकते हैं, और वो अच्छे तरीके से ठीक होते हैं। हृदय का विचार, और मानस भाव है तो हृदय का विचार हो सकता है इसमें। अगर भय है मन में, तो ये दिखाई देता है, और जब भय निर्माण होता है तो पसीना छूटने लगता है इस प्रकार से। जेवताना डोक्यातून घामाच्या धारा लागतात, वाहतात, असे काही रुग्णात दिसते, याचा कसा विचार करावा? ये दिखाई देता है कुछ मरीजों में, खाना तीखा खाते हैं क्या ये पूछना पड़ेगा, लेकिन कुछ मरीजों में खाना तीखा नहीं है, नॉर्मल खाना है, तो भी इस प्रकार का होता है। मुझे लगता है कि प्राण और व्यान के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का है। भोजन करना या अन्नमादान कर्मा तो प्राण कोष्ठम प्रकर्षति, ये प्राण का कार्य है, और पसीना ये व्यान का कार्य है इस प्रकार से। तो उन दोनों को साथ में रखकर फिर कुछ चिकित्सा इस प्रकार की करनी है। जहाँ स्वेटिंग ज्यादा है हो, हैंड और फीट, और पर वहन पित्त को पुषित करना चाहिए। आळस, तंद्रा, क्लम, अंगसाध, इस लक्षण एक पेक्षा एक अधिक तीव्रता दर्शाने वाले हैं, और इंडिकेट हलहानि, बलहानि। तो इन मधुजीवन मैगजीन, वैसे मधुजीवन के जो विशेषांक है, अभी मधुजीवन बंद हो गया, लेकिन उनके जो विशेषांक है वो काफी अच्छे हैं। उन्होंने एक कोलोस्ट्रम के बारे में भी एक विशेषांक रखा था, और बाकी भी बहुत सारे विशेषांक है, और काफी लोगों के वैद्यों के वहां पे लेख है। अभी मालूम नहीं है मिलते हैं नहीं मिलते हैं, शायद मिलने चाहिए ये। पुराने जो अंक उपलब्ध होंगे उनको पढ़ना, जेरॉक्स मिलती। ओके। तो उसके बारे में जरूर सोच सकते हैं, लेकिन ये अच्छा काम रमेश नांदल सर ने किया है इस प्रकार से। मिलतात मनकर्णिका, ओके, मैंने भी सुना था मनकर्णिका में मिलते हैं इस प्रकार से, तो एक बार देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो संब्रूहणम तत्र कृशस्य कार्यम, कृश व्यक्ति के लिए संब्रूहण करना आवश्यक इस प्रकार का है। और संशोधनम दोष बलाधिक से, दोष बलाधिक अगर है तो संशोधन करना है। स्निग्धस्य योगा विविधा प्रयोज्या कल्पोपदिष्टा मलशोधनाय, स्निग्ध हो जाने के बाद कल्पोपदिष्ट जो मल शोधन के लिए प्रयोग है वो देने हैं। ऊर्ध्वम तथा अधश्च मले पनीते महेश संतर्पण में कार्य, और ऊर्ध्व अध इस प्रकार से मल को या दोषों को निकाल देने के बाद में हमें संतर्पण ही करना है। ये संतर्पण में कार्यम, ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। और सभी वैद्य अपतर्पण करते रहते हैं, ये बड़ी समस्या है, क्योंकि शुगर कम करना है, शुगर कम करना है, इसी प्रकार से सोचते रहते हैं।
और खास करके मानसिक कारणों के जरिए जब शुगर बढ़ने लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोच होने से शरीर की ये जरूरत निर्माण हो जाती है कि उसको शुगर चाहिए, और हम शुगर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और अपतर्पण करते रहते हैं, तो ये और बिगड़ते जाते हैं इस प्रकार से। अभी मेटफॉर्मिन के बारे में भी सोचना जरूरी होगा कि मेटफॉर्मिन किस प्रकार से काम करती है, और शुगर लेवल केवल कम करना इतना ही हमें अपेक्षित है, या डायबिटीज पर काबू पाना या प्रमेह पर काबू पाना, ये हमारे लिए आवश्यक है। तो इसके बारे में सोचना जरूर इस प्रकार का होगा। और हम इस बहकावे में नहीं आए कि केवल अपतर्पण ही करना है, अपतर्पण ही करना है, ये बात छोड़ देनी चाहिए। तो एक बार शोधन होने के बाद तो संतर्पण ही करना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठाम् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारा श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।